हेलो गाइज, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला 2.0 में। आप सभी का मोस्ट वेलकम। हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कम से कम 5-6 टॉपिक कवर कर लिया है। आपका सिलेबस लगभग पूरा होने वाला है। ठीक है, बस आप मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए। आज हम जो कल हमने अध्ययन किया था क्षेत्रफल, आयतन और धारिता के बारे में, ठीक है, उसके बारे में हमने जाना था कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है और धारिता क्या होती है। तो आज हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे कि किसी भी आकृति का, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है टॉपिक। आयत, वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें और भी चीज़ों का क्षेत्रफल सीखा जाएगा। सर, आपके जो सिलेबस के अनुसार ये लिखा गया है टॉपिक, ठीक है, ये आपको मेन है, आपका पढ़ना है इसको। आयत, आयत का क्षेत्रफल। आयत की पहले आकृति देखिए। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई ये दोनों आपस में समांतर होते हैं। यानी ये चौड़ाई है, इसको हम बी से इंडिकेट कर सकते हैं, और ये लंबाई है, ये आपका एल से इंडिकेट। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी और लंबाई लंबाई के। इसमें इसका आयत का एक खास बात होता है कि प्रत्येक कोण क्या होगा, समकोण होगा। समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। चौड़ाई, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। एल एल के समांतर, यानी समांतर का मतलब क्या होता है, अंतर इनमें समान होगा, ठीक है। और प्रत्येक कोण जब समकोण है तो ऑटोमेटिक क्या होंगी, चारों रेखाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, इसका फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मात्रक क्या होगा, जो भी, जैसे सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हम वर्ग इकाई। इकाई आपकी जो भी वहाँ पर दी जाएगी वही इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या बन गया, लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। जिस इकाई में दिया होगा उसी का वर्ग कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कोई बुक है आपके पास और बुक की लंबाई कितनी है। एग्जांपल देखते हैं। माना किसी किताब की लंबाई बराबर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, तथा चौड़ाई बराबर कितनी है, इसकी चौड़ाई है 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। तो इसके एक सतह, पूरे किताब का क्षेत्रफल नहीं निकालना है आपको, केवल एक सतह, इसका एक सतह क्या होगा, आयताकार होगा, उसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे किताब का क्षेत्रफल निकालना है तो किताब की आकृति जो होगी वो घनाभाकार होगी, ठीक है, क्योंकि किताब कुछ मोटी होगी, और जितनी मोटी होगी वो उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिल जाएंगे तो मैंने कल आपको बताया था कि वो घनाभ बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हम केवल एक सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो इसके निचले, ऐसा लिख देता हूँ, निचले सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, किताब की, हल करोगे इसको कैसे, किताब की लंबाई, किताब ऐसा लिख दो, किताब के निचले सतह की, है ना, किताब के निचले सतह की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, तथा यहीं लिख दो, तथा चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 10,
कितना आ जाएगा 200 और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है साथियों, बहुत आसान है, लंबाई को चौड़ाई में गुणा करा देना है, बस इतना ही है, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। किताब का जो निचला सतह होता है वो आयताकार होता है, ऊपरी सतह भी आयताकार होता है, साइड मिलेंगे तो वो भी आयताकार होता है। जब साइड वाले का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो जो ऊंचाई है वो आपकी चौड़ाई बन जाएगी और जो पहले चौड़ाई थी वो लंबाई बन जाएगी, समझ गए। तो ये हमारा था आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल लंबाई गुणे चौड़ाई, आप सूत्र लगा दोगे आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, आयत के बारे में एक चीज़ और आपको सीखना है तो वो भी बताता हूँ। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, और इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक इकाई ही होगा, यानी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके दुगना कर दीजिए। आया कहाँ से, इसको देखिए, परिमाप का मतलब होता है इसके बाहरी, जितना भी बाहरी भाग है उसका पूरे का माप। तो लंबाई देखिए, एक बार लंबाई ये है, एक बार लंबाई ये है, तो क्या हो जाएगा L प्लस L, एक बार चौड़ाई ये है, एक बार चौड़ाई ये है, दोनों सबको जोड़ देना है, तो प्लस B, तो कितना हो गया 2L प्लस 2B हुआ। अब इसमें से 2 कॉमन मिल जाएगा तो L प्लस B बना। ये से डायरेक्ट लिखा जाता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप समझ में आया। अगर इसी किताब की निचली सतह का परिमाप अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, किताब के निचले सतह का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई है 20 है और धन 10, तो ये हो गया 2 गुणे 20 धन 10 कितना 30, ये हो गया 30, तो बराबर कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। ये आपका परिमाप हो गया। समझ में आया, बहुत आसान है, बहुत आसान भाषा में आपको बताया हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बेहतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम अगला देखेंगे वर्ग। ठीक है साथियों, तो इसको मैं रफ करता हूँ। वर्ग देखिए, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग का निर्माण करोगे तो ये मान लीजिए ये आपका वर्ग है, थोड़ा वर्ग नहीं लग रहा है, चारों भुजाएं लगभग बराबर करिए ये। ठीक है, अगर ये ए है तो ये भी ए भी ए और ये भी ए। ठीक है, नामकरण करोगे A B C D, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो वर्ग का परिमाप जो बनेगा, परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, तो A प्लस A प्लस A प्लस A, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 A है, या ऐसा लिख सकते हो कि 4 गुणे भुजा। ठीक है, इकाई, ये हो जाता है क्या, परिमाप हो जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, और मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए, अब हम मान लेते हैं A बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको भी मान लीजिए ये भी 10 होगा सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और आपका ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो परिमाप निकालोगे, परिमाप यहाँ से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 बराबर 40 सेंटीमीटर, ये परिमाप आ जाएगा। और जब क्षेत्रफल निकालोगे तो 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, जैसे किसी का 15 है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे 225 हो जाएगा, और परिमाप निकालेंगे तो 4 गुणे 15 यानी कि 15 चौका 60। बेहतर ढंग से समझ में आता होगा, इसमें कुछ भी है नहीं। ठीक है, घबराइए मत, बस आप क्लास कंटिन्यू लेते रहिए। एक बार मैंने समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखें, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं
त्रिभुज पर। ठीक हो, त्रिभुज देखते हैं, नोट कर लिया इसको। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशन होती है तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, या तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज का निर्माण आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। ठीक है, ये इसका आधार होता है, ये इसका ऊंचाई होता है, ऊंचाई, और ये होता है, इसको हम कुछ नहीं कर्ण बोलते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण माना जाता है, कर्ण। तो जब इसको कर्ण बोलोगे तो इसको लंब भी बोल सकते हो। ठीक है, लंब और ऊंचाई सेम होती है। ये आपका कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। परिमाप वही मैंने बताया। अब त्रिभुज में एक खास बात ये होती है कि जो भी पॉइंट यहाँ पर जो शीर्ष बिंदु है, ए है, बी है, तो बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से लिखते हैं, ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए से लिखते हैं, और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से लिखते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना है आपको, परिमाप, त्रिभुज ऐसे सिंबल बना दोगे तो त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ये आपका हो गया वर्ग इकाई, वर्ग नहीं सॉरी इकाई केवल। परिमाप में क्या होगा? जो भी अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो मीटर। ये हो गया आपका परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे वो समकोण हो, चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे जैसा हो, अगर आपके पास उसकी ऊंचाई पता है तो ये फार्मूला काम करेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये आपका फार्मूला हर जगह काम करेगा, बस आधार और ऊंचाई ज्ञात होना चाहिए। वर्ग इकाई, समझ गए? ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मान लीजिए कोई त्रिभुज हमारे पास है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, कोई त्रिभुज हमारे पास ऐसा है, समकोण त्रिभुज है, और ये है हमारा कितना, मान लीजिए 4 है, 4, और ये है 3 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। इसका हमें एरिया निकालना है, ए बी सी। ये आपका क्या बन जाएगा? आधार, और ये बन जाएगा ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या निकालोगे? इसमें आधार दिया है कितना? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2, आधार का मान 4, ऊंचाई का मान 3। 2 से 4 को काटोगे 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे साथियों। आगे देखते हैं दूसरे टाइप का। अब मान लीजिए कोई अदर आपको त्रिभुज मिल जाए, ऐसा ना मिले, और भी तरीके होते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के। एक है आपका, मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज मिल गया। समबाहु, ये तो अगर तीनों भुजाएं उसकी क्या है? समान है, तब तो आप डायरेक्ट फार्मूला रख दोगे, लगा दोगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो,
समान हों या बराबर हों, बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे एकदम थोड़ा नाप आपके बनाओगे तो बनेगा। मान लीजिए ये है आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये सब क्या है, बराबर है। मानना है आपको ए बी सी, कोई नाप नहीं दिया गया है। यह है ए इसकी भुजा, तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है बराबर अंडर रूट, यहाँ नीचे लिखता हूँ, अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है। अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर जब आप लगाओगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसी को हम मान लेते हैं ए बराबर कितना दिया है, मान लीजिए 15, और ए बराबर यहाँ भी 15 सब सेंटीमीटर में है, और ए बराबर 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट 3/4 गुणे 15 15 225, ठीक है। तो ये 225 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको इधर ले आइए और ये हो जाएगा 225/4 अंडर रूट 3, ठीक है। या ऊपर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल जवाब है। समझ गए कितना आसान है, बहुत आसान है साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बेहतर समझ में आता होगा, बस आप क्लास को कंटिन्यू देखिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार समझ में ना आए दोबारा देखो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। कहीं पर कोई अगर आपको प्रॉब्लम लग रही हो तो कमेंट ज़रूर करिए और हम आपका समाधान करेंगे। और बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा त्रिभुज हो गया, अब आयत बता दिया, वर्ग बता दिया, त्रिभुज बता दिया, ठीक है। अब कुछ हम देख लेंगे चतुर्भुज के क्षेत्रफल, ठीक है। तो चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, यानी जिसमें 4 भुजा हो, जिसमें 5 भुजा होगा उसको पंचभुज बोलेंगे, ठीक है। तो चतुर्भुज देखते हैं, और आपको ज़्यादातर मान के चलिए कि एक ही चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है, वो भी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है इसकी दोनों भुजाएं लंबाई और चौड़ाई क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। तो हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की, चतुर्भुज, ठीक है। इसकी समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। ये भुजा इसके समांतर है और बराबर भी होंगी, और ये भुजा इसके समांतर है। नामकरण करो ए बी सी और ये डी, ठीक है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बनेगा वो 2 क्षेत्रफल, सूत्र जो है वो 2। समांतर चतुर्भुज देखते हैं, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, एक भुजा गुणे, गुणे क्या हो जाएगा, आधार के उस भुजा पर सम्मुख सिर से डाला गया लंब, है ना। गुणा किसका करेंगे, उस भुजा, है ना,
उस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब। ठीक है, ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका एक भुजा, आप चाहे इस भुजा को लीजिए चाहे इस भुजा को लीजिए। अगर आप इस भुजा को ले रहे हैं तो लंब क्या होगा, इधर से डाला जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस भुजा को लेते हैं तो इस पर लंब इसका इस भुजा के सम्मुख में कौन सा शीर्ष है, डी है, तो इस पर लंब डाल दीजिए। इसकी आपको माप पता होनी चाहिए, और ये मान लीजिए कहाँ, ई पर काट रहा है। ठीक है, तो आपका बन जाएगा। अगर यहाँ से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक भुजा यानी ए बी और गुणे डी ई, ये बन जाएगा वर्ग इकाई। समझ में आ गई बात। ये है आपका एरिया समांतर चतुर्भुज का। या दूसरा सूत्र क्या बनेगा, 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर 1/2 है ना। और दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे दोनों समांतर भुजाओं का योग। एक ही क्लास में पूरा क्षेत्रफल जितना भी है, इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन आना है सब एक ही क्लास में निपटाना है। ठीक है साथियों, बस एक क्लास को देखिए और 2-3 नंबर जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे पक्का करिए। योग और गुणे, फिर समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी मतलब बीच की दूरी। ठीक है, तो 1/2 और दोनों समांतर भुजाओं का योग 1/2 करिए और दोनों इसका और इसका योग कर लीजिए, और फिर क्या करिए, गुणा करिए आप इस h से, तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, ओके साथियों, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला था। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे। ठीक है, इसी पर रखते हैं। मानते हैं इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर मान लीजिए कि है। ठीक है, और ये हमारा कितना है, 10, h बराबर 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो एरिया क्या निकल के आएगा, आप ये परिभाषा इसका फार्मूला नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। हो गया साथियों, चलिए फार्मूला दिमाग में आ ही गया होगा। एक एक फार्मूले को आप नोट करते रहिए। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। आप ऐसे सिंबल बना देंगे तो ये पता चल जाएगा कि समांतर चतुर्भुज का है। ठीक है, नामकरण कर दिया आपने। तो इसमें आधार कितना है, मतलब इसकी एक भुजा, हमने बताया था कि एक भुजा की माप, और क्या करना था, एक भुजा की माप बताया था, और उसके शीर्ष लंब, समांतर भुजाओं में से एक भुजा की माप हो गया हमारा 20, और इसकी माप कितना है, 10। तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको मान लीजिए ये कितना है, इसको मान लेते हैं 15 है, 15 सेंटीमीटर। ये अगर लेते हैं तो ये वाला निकालना पड़ेगा, इस पर जो लंब पड़ेगा, इससे लंब पड़ेगा यहाँ पर, तो इसकी माप चाहिए। वो दिया रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपको फार्मूले पे रख देना है। समझ में आ गया। और देखते हैं कुछ जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, इससे बाहर नहीं बनेगा। जितना मैं आज आपको पढ़ाऊँगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनना है, और बिल्कुल गारंटी 100% कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब हम चलते हैं घनाभ पर। ठीक है, घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबाइड बोलते हैं। ठीक है, ये होता है, आप एक आयत बनाइए, यहीं पर बनाते हैं।
अब एक आयत इसके ऊपर बना दीजिए जस्ट, ये इसको यहाँ से मिलाओ, यहाँ से, और ये आपका घनाभ है, ये इसकी लंबाई होती है, ठीक है, और ये इसकी क्या होती है, चौड़ाई, और ये होती है ऊंचाई। ये क्या है, लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है, ठीक है। इसमें 6 फलक होते हैं टोटल। आपने माचिस की डिब्बी तो ज़रूर देखी होगी या फिर बुक देखा होगा, ठीक है। ये सब क्या है, घनाभ की आकृति, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों शामिल हों, वो घनाभ की आकृति का होता है। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे आपने कमरा देखा होगा, कमरा, तो कमरे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, तो कमरे का जो आकार होता है वो कैसा, घनाभाकार होता है। तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठ अब बात किया जाएगा यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठ मतलब कुल क्षेत्रफल निकल के आएगा 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, धन ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। आप इसको अगर एक सटीक उसमें लिखना चाहें शॉर्टकट में तो क्या हो जाएगा, LB धन BH धन HL वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई, ये समझिए। अब आपसे कहा जाए, मान लीजिए कि पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ, तब तो आप ये फार्मूला लगा दोगे, और ये कहा जाए कि नहीं, उसके सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, तब क्या करेंगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू L धन B इंटू H वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई, ये हो जाता है। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देके समझाऊंगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है बताते हैं, ठीक है। थोड़ा टफ सवाल रहेगा, उसको हम लोग सीख लेंगे तो बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी। मानते हैं, चलो इसको मिटाते हैं और हम घनाभ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक आपको सवाल देते हैं और उसको हल करते हैं, ठीक है। बस वो सवाल सीख लिया आपने तो समझ लिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन, किसी कमरे में, किसी कमरे की लंबाई बराबर है, मान लीजिए 8 मीटर मान लीजिए, ठीक है, 8 मीटर, चौड़ाई बराबर है मान लीजिए 6 मीटर, ठीक है, तथा ऊंचाई मान लीजिए कितना है, 3 मीटर, मान लीजिए 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर है, जिसमें 2 मीटर गुणे 1.5 मीटर के 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं तथा 1 मीटर गुणे 0.5 मीटर की 3 खिड़कियां हैं। कितनी? 3 खिड़कियां हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, 3 खिड़कियां हैं, अब 15 रुपये ऐसा लिख दो, तो 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने में कितना व्यय होगा, यानी कि खर्च होगा। ये आपका क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन।
इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ये सोचिए कि जो कमरे में दरवाजे और खिड़कियां हैं उन पर पेंट नहीं करवाना है। ठीक है, उनको हटाना है, बाकी चारों दीवारों पर पेंट करवाना है अंदर से, बस केवल आपको खिड़की और दरवाजे छोड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे और जो खिड़की दरवाजे का क्षेत्रफल आएगा उसको आप माइनस करोगे, जो एरिया बचेगा उस पर आप 15 से गुणा करोगे, तो जितना रुपये आएगा उतना रुपये खर्च लगेगा। ठीक है, यही आपको काम करना है। तो देखेंगे यहाँ पर दीवार की लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर है, हल करोगे यहाँ, हल बहुत आसानी से जो जो कहता है उतना उतना करते जाओ। दीवार की लंबाई बराबर कितनी है, देखो 8 मीटर है, 8 मीटर है ना, ये आपका एल हो जाएगा, कितना लंबाई एल लिख दीजिए। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 20 से व्यक्त करते हैं चौड़ाई को, और ये है 6 मीटर है, तथा दीवार की ऊंचाई भी है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई को हम h से लिखते हैं और ये बराबर 3 मीटर है। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगाओ यहाँ फार्मूला, अभी मैंने बताया आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था, 2 × L + B × H, यही तो बताया था। तो यहाँ रखिए 2 और लंबाई है 8, चौड़ाई है 6 और ऊंचाई है 3। हल करो तो 2 और गुणे 6, 8 6 14 और गुणे 3, गुणा करिए, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 28 तिया कितना 84, या ऐसे कर लीजिए 3 दूनी 6 और 14 छक 84, तो ये कितना आ गया 84 मीटर स्क्वायर। ये टोटल आपका एरिया आ गया चारों दीवारों का। अब इसमें दरवाजे और खिड़कियां जो लगे उन सब का एरिया जुड़ा हुआ है और सब पे हमें पेंट करवाना नहीं है, तो उनके एरिया को निकाल करके क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब दरवाज़ा आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे। ठीक है, तथा 2 दरवाजे लिख दीजिए, 2 दरवाजे व 3 खिड़कियों का क्षेत्रफल, 3 खिड़कियों का क्षेत्रफल कितना, कैसे निकालोगे, तो यहाँ लिखो 2 गुणे, अब एक दरवाजे का निकाल के 2 से गुणा कर दो तो दोनों का पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसको बार बार निकाले, अलग अलग निकालने का आवश्यकता नहीं है। 2 गुणे, अब दरवाजे की माप कितनी है, कहाँ लिखा मैंने, देखिए यहाँ पर 2 गुणे 1.5, यानी कि 2 और गुणे 1.5। ठीक है, इतना, और धन 3, एक खिड़की का माप कितना है, 1 गुणे 0.5, 1 गुणे 0.5। ठीक है, इतना आपका टोटल क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। ठीक, हल करिए इसको, 2 दूने 4 और 15 चौका 60, कितना आ गया 6.0, एक पॉइंट भी लगा है। धन यहाँ गुणा करोगे तो 5 दिया 15, 15 एकम 15, तो ये हो गया 1.5। ये हमारा क्या आ गया, इतना मीटर स्क्वायर, स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाएगा 7.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया दरवाजे और खिड़की का। ठीक है साथियों, गुणा करेंगे, देखिए 3 × 5 = 15, एक अंक के पहले क्या होगा, दशमलव लग जाएगा, यहाँ एक अंक के पहले तो इसका मान 6, 6 में 1.5 जोड़ेंगे तो 7.5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब पेंट कराने योग क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल है आपका 84 है और इसमें से घटाओगे कितना 7.5, ये आपका इतना एरिया क्या है, पेंट कराने योग है। ठीक है, तो घटा दीजिए, यहाँ घटाओगे जब तो कितना आ जाएगा, देखिए 0.5 घटाओ, अलग घटा दें, नीचे में घटा देते हैं, ये उधर चला गया था, यहाँ बचा 3, 13 में से ये बचा 13 में से 7 गया तो 6। ठीक, और यहाँ बचा 7, 76.5 मीटर स्क्वायर। अगर नहीं घटा पाए हो मीटर स्क्वायर तो मैं अलग घटा के आपको दिखाता हूँ। जैसे 84 यहाँ 0 लगा लीजिए और 7.5 को माइनस करना है, तो यहाँ से जब उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा
तो यहाँ 5 बचेगा। अब उधार दशमलव लग गया, उधार लेके गए तो यहाँ कितना बचा, बचा यहाँ 3, फिर नहीं जा रहा है 7 तो 3, एक इधर से उधार ले गई तो हो जाएगा 13, 13 में से 7 गया तो 6 और यहाँ बचा 7 तो उतार दिया, उतना ही लिखा है। ठीक है, इस तरीके से घटा लीजिए। तो इतना एरिया आपका पेंट कराने योग्य है। तो अब आप क्या करोगे कि पेंट कराने में खर्चे, पेंट कराने में खर्च या खर्चा लिख दो, खर्चा कितना हो जाएगा। अब 15 रुपये एक मीटर स्क्वायर का, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना लगता है, 15 रुपये। तो आपको 15 टोटल आपका कितना है 76.5, तो इसमें गुणा कर देना है 76.5 गुणे 15, इतना आपका क्या आ गया रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, गुणा करिए 15 को 15 से गुणा करिए सब में, तो 15 बचे 75 के 5 हासिल आया 7, 15 छक्का 90, 7 97 हासिल आया 9, 15 सत्ते 105 और 9 9 5 14, 114, दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ, यानी कि कितने रुपए लग गए 1147 रुपये 50 पैसे आपके दीवार को पेंट कराने में लगे, खिड़की दरवाजे छोड़कर। ठीक है साथियों, इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, आप आसानी से लगा लोगे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा। और एक चीज़ और लास्ट में बच रहा है इसमें जो कि पूछा जा सकता है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करिए, ले लिया। चलिए इसको रफ करते हैं। और एक चीज़ बच रहा है इसमें लास्ट, बस आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा और आपके यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर जितने भी क्वेश्चन आएंगे पक्के समझिए, कटना नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप पढ़ते रहिए मन लगा करके, 25 के 25 नंबर लेके आएंगे। अगला पॉइंट हमारा है घन, घन को क्यूब बोलते हैं। ठीक है, घन कैसे बनता है, आप इसके छैयों फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एक आयत बना, वो वर्ग बना लीजिए, ये और एक वर्ग इसके ऊपर। ठीक है, ये तो यहाँ से, ठीक है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है, बराबर होती है। आपने लूडो गेम देखा है, उसमें जो पासा होता है वो घनाकार होता है। ठीक है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, 6 फलक होते हैं। तो इसका जो पेरीमीटर आप परिमाप निकालोगे, घन का परिमाप, तो ये भैया क्या हो जाएगा, छैयों भुजाओं को जोड़ दीजिए, बाहरी किनारे को, तो परिमाप इसका नहीं निकाला जाता, इसको छोड़ दीजिए, आप क्षेत्रफल पे रहिए, संपूर्ण पृष्ठ पर। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या बनेगा, 6 किनारे हैं इसमें, तो 6 और गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा आपका वर्ग इकाई, समझ गए, संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणे, बस इतना ही आएगा, आपसे इतना ही पूछा जाएगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो किसी घन का मान लीजिए, किसी घन की भुजा कितनी है, भुजा मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, घन की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हल है इसका। तो कुल पृष्ठ कितना हो जाएगा, कुल पृष्ठ बराबर 6 गुणे 4 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 4 चौक 16, 16 छक्का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। कितना आसान है, बहुत आसान है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे बेहतर ढंग से, क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्लास को कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है साथियों, हम अगले क्लास में नए टॉपिक, नई ऊर्जा के साथ फिर से मिलेंगे और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।